नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग का मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत 11वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे कर्नाटक बार के बारे में। ठीक है, कर्नाटक बार हमने पहले भी आपको बताया था कि ये कर्नाटक बार एक्चुअली कर्नाटक भारत की टेरिटरी होती है, जहाँ पे ये बार लड़े जाते हैं, जहाँ पे ये युद्ध लड़े जाते हैं। ठीक है, इस कारण इसे कर्नाटक बार कहा जाता है, कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। लेकिन ये युद्ध वास्तविक रूप में ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में लड़ा जाता है। अर्थात ये कर्नाटक बार भारत का युद्ध न होकर के बाहरी शक्तियों का, दो शक्तियों का युद्ध होता है। ठीक है, चलिए आज हम इसी कर्नाटक बार के बारे में पूरे डिटेल में देखेंगे और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के सभी अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। अब हम लोग आगे देखते हैं। आइए थोड़ा सा मैप से समझने का कोशिश करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हमने देख लिया था, हमने क्या देखा था, एक मिनट। हम जानते हैं ये हमारा प्यारा भारत है, ये साउथ इंडिया है। ये देखिए, ये पूरा आपका एक कोस्टल रीजन है। यहाँ पे दो शक्तियाँ आ चुकी थी, एक ब्रिटेन आ चुके थे और यहाँ पे फ्रेंच भी आ चुके थे। इससे पहले पोर्टुगीज आ चुके थे, डच आ चुके थे, फिर ब्रिटेन, ठीक है, फिर फ्रेंच। इतने लोग यहाँ पे आए। एक डेनिश कंपनी आई थी जिसका कोई मतलब नहीं, ये क्रम आपको पता होगा, पीडीबीएफ, ठीक है ना। तो ये इतनी कंपनियाँ आ चुकी थी जिसमें पोर्तुगीज और डच, ये दोनों को ब्रिटिश हरा देते हैं और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं भारत के व्यापार पर। इतना चीज़ तो समझ में आ गया। अब हम लोग देख रहे थे, अभी जो हमारा लेक्चर है ये अब ब्रिटिश वर्सेज फ्रेंच पर आधारित होगा। अर्थात जो ब्रिटेन, पोर्तुगीज और डच को हरा करके भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर लिए थे, वो फ्रांस के आने के बाद वो फ्रांस से भी उनकी लड़ाई होती है और वो फ्रांस को हटाना चाहते हैं। आपको पता है यहाँ पे लोग क्यों लड़ते थे? पुर्तगाल से लड़ाई कर लिए, डच से लड़ाई कर लिए। पता है 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है, वहाँ पे उनको हटा दिया जाता है। तो ये लोग लड़ते क्यों थे? तो देखिए, इनके लड़ने के कारण सबसे शुरू में तो ये था कि भाई व्यापारिक एकाधिकार, हमारा मोनोपोली होना चाहिए। क्योंकि 14वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण का समय था, रेनेसा का टाइम था उस समय। और उस समय यूरोपियन कंट्री में एक होड़ लगी हुई थी कि भाई हम व्यापार करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा को अर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले। ये एक होड़ लगी थी। अब इस होड़ को मान लिया जाए कि ये भारत है, यहाँ पे मात्र एक कंपनी आकर के व्यापार करे तो सारा मुनाफा उसे मिलेगा। और अगर यहीं पर 10 कंपनियां आ जाएं तो मुनाफा जो होने वाला वो तो 10 लोगों में, 10 कंपनियों में अलग अलग बच जाएगा। तो हर एक कंपनी के मुनाफे का हिस्सा तो कम जाएगा। इस कारण जहां भी लोग जाते थे, जहां भी यूरोपियन कंट्री जाती थी, वहां पर वो चाहती थी कि हमारा व्यापारिक एकाधिकार हो जाए। वहाँ के राजा महाराजा से थोड़ा बहुत कर में छूट लेने की कोशिश करते थे, फ्री ट्रेड करने का कोशिश करते थे, कम शुल्क देना पड़े ऐसा कोशिश करते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो चाहने लगे कि भाई हम ही सिर्फ यहाँ पर व्यापार करें, बाकी कंपनियाँ नहीं आए। तो स्टार्टिंग में, शुरुआत के दिनों में, ये जो बाहरी कंपनियां आ रही थी, विदेशी ताकतें आ रही थी, उनका आपस में ही मतभेद चलता था। वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते थे कि हम जाएं, हम जाएं, हम जाएं, सिर्फ हम करें। बाद में ये उनका आपसी मतभेद, जब कोई एक कंपनी, जैसे भारत के लिए ब्रिटिश, जब भारत में ब्रिटिश का बाकी यूरोपियन कंट्रियों पर सर्वोच्चता हासिल हो गया, फिर वो भारतीय जो क्षेत्र थे उसमें इंटर करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि मुनाफा की होड़ के कारण ये सारे युद्ध हो रहे थे। ठीक है, कि हम सर्वोच्च हैं, हम सर्वोच्च हैं, हम सर्वोच्च हैं। उसी मुनाफे के होड़ का एक हिस्सा कर्नाटक बार होता है। क्या होता है? कर्नाटक बार होता है। इसमें भी अंग्रेज अपनी सर्वोच्चता हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि एक पुर्तगाल और डच को हराने के बाद उनका एक नया प्रतिद्वंदी फ्रांस के रूप में 1664 ईस्वी में आ चुका था, जिसकी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में लगी थी। ठीक है, तो ये अब हम लोग इसी को देखेंगे। तो आइए इस मैप को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है वो कर्नाटक बार है, कर्नाटक बार। तो इसलिए हमें कर्नाटक का रीजन समझना होगा। यहाँ पे कुछ एक 2-4
पॉइंट है उसे भी समझना होगा। बंडीवास, जैसे बंडीवास का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस लोकेशन को भी समझिए। मद्रास, पुदुचेरी कहाँ पे है, ये क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज होगा। तो ये देखिए, ये हमारा साउथ इंडिया का है, ठीक है। यहाँ से दक्कन, ये पूरा दक्कन का क्षेत्र आ जाता है इसके नीचे। ये वाला जो टेरिटरी है ना, ये वाला, ये निजाम का टेरिटरी है। निजाम कहने का मतलब हैदराबाद। हैदराबाद का भी हम लोग बहुत यूज करेंगे, क्योंकि सेकेंड कर्नाटक वार जो है वो हैदराबाद और कर्नाटक दोनों के बीच में है। मतलब दोनों उसका कारण है, दोनों के बीच में नहीं है बल्कि दोनों उसका कारण है। तो ये निजाम की टेरिटरी हैदराबाद हो गई, ये वाला, ये जो टेरिटरी है ना, ये हैदराबाद। और ये आप यहाँ देख रहे होंगे कोस्टल एरिया जो है, यहाँ से नॉर्दर्न सरकार, ये यहाँ तक महानदी रिवर के नीचे तक, ये पूरा का पूरा ये कोस्टल एरिया है, ये कर्नाटक कहलाता था, ये पूरा कर्नाटक। तो हैदराबाद के जो राजा होते थे उसे निजाम बोला जाता था, और कर्नाटक के जो राजा होते थे उसे क्या बोला जाता था, नवाब बोला जाता था। तो आगे अगर नवाब बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि कर्नाटक की बात की जा रही है, और अगर निजाम बोला जाए तो आप समझ लीजिएगा कि हैदराबाद की बात की जा रही है, ठीक है। ये कर्नाटक का पूरा एरिया आपने देख लिया। यहीं पर मान के चलिए कि इधर में मद्रास है ऊपर में, ठीक है, और नीचे में क्या है, पुदुचेरी है। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एक मिनट और दूसरे मैप से देखते हैं। ये देखिए, ये गूगल मैप से मैंने ओपन किया है। ये देखिए आपका ये जो पॉइंट है ना, ये देखिए, ये पुदुचेरी है, और यहीं पे चेन्नई, मद्रास को अब चेन्नई कहा जाता है। ये दोनों कोस्टल एरिया है। तो आप देख रहे हैं, ये मद्रास अंग्रेजों का मेन सेंटर होता है। अंग्रेजों का मेन सेंटर मद्रास होता है। वो अपनी ईस्टर्न कोस्ट पे, ये पूरा का पूरा पूर्वी कोस्ट है, ठीक है ना। जिस आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, पूर्वी कोस्ट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है पूर्वी को, ठीक है। और पश्चिमी को क्या कहा जाता है, मालाबार, जिसमें केरला, गोवा ये सब हो गया, ये मालाबार कोस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये जो चेन्नई है, चेन्नई अंग्रेजों की जगह होती है, अर्थात ये जो चेन्नई है इस पर अंग्रेज मजबूत स्थिति में होते हैं, और ये पुदुचेरी होता है, इस पर फ्रांस जो है वो मजबूत स्थिति में होते हैं। तो अब आप समझिए, इतना नज़दीक होते हुए अब हम लोग उस वाले मैप पे आते हैं। एक मिनट, कहाँ गया, ये देखिए, अब हम लोग इस वाले मैप पे आते हैं। एक मिनट, तो यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे पुदुचेरी है। अब इनकी इतनी नज़दीक कहानी है, और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, आपस में नज़दीक दोनों का सेंटर है, तो इनका स्ट्रगल, इनका कन्फ्लिक्ट होना तो बनता है, और यही कन्फ्लिक्ट होता है इनके बीच में। और अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, उसी कन्फ्लिक्ट को कर्नाटक वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनके बीच में मुख्य रूप से 3 कन्फ्लिक्ट होता है, और इस तीन कर्नाटक वार फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कर्नाटक वार फर्स्ट के बारे में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग अलग लगातार 3 वीडियो देखेंगे, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे चर्चा किया जाएगा, ठीक है। चलिए, कर्नाटक वार की लड़ाई क्यों होती है, सबसे पहले आप हमारा देखिए, हमेशा किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो उससे 2-4 सवाल हमेशा कीजिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, और इसका कंक्लूजन क्या आया। अगर आप ये 2-4 सवालों का जवाब खुद से ढूंढ लेते हैं तो वो टॉपिक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कर्नाटक वार को हम लोग देखते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1746 से 48 है। कहीं कहीं आप 1740 से 48 भी देखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 1740 से 48 जो टाइम पीरियड दिया जाता है, ये टाइम पीरियड यूरोपियन का है। अर्थात इस टाइम पीरियड में, इस 8 साल के दौरान, यूरोप का एक कंट्री होता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में बार ऑफ सक्सेशन चलता है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध चलता है, ठीक है। तो उसी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का एक एक्सटेंशन भारत में देखने को मिलता है प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में, ठीक है। अब ऐसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप समझ लीजिए कि ऑस्ट्रिया में बार था क्या, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध क्या था। एक्चुअली एक राजा थे वहाँ पे, चार्ल्स चतुर्थ एक राजा थे। उनके मृत्यु के बाद उनकी बेटी होती है मारिया थेरेसा। बेटी का नाम क्या है, मारिया थेरेसा। वो अपना दावेदारी ठोकती है कि मैं यहाँ की रानी बनूंगी। लेकिन यूरोप में एक नियम प्रचलित था जिसे सैलिक लॉ कहते हैं, सैलिक लॉ,
ठीक है। इस सैलिक लॉ के अंतर्गत ये कहा जाता है कि महिलाएं राजा नहीं बन सकती, रानी नहीं बन सकती। उस समय यह नियम प्रचलित था। और इस सैलिक लॉ को कौन कर रहे थे फॉलो? फ्रेंच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मारिया के अगेंस्ट में फ्रेंच थे। मारिया नहीं चाहते थे कि फ्रेंच नहीं चाहते थे कि मारिया उनकी बेटी चार्ल्स IV की बेटी रानी बने, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे कि मारिया बने। तो इस कारण से ऑस्ट्रिया के बार ऑफ सक्सेशन में फ्रेंच और ब्रिटिश दो प्रतिद्वंदी हो गए। और यहाँ पर हम आपको पहले ही बताए थे, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यूरोप क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जहाँ जहाँ ब्रिटिश और फ्रेंच हैं, अगर उनके बीच में लड़ाई हो जाती है तो वो जहाँ जहाँ रहते हैं हर जगह उनकी लड़ाई हो जाती है। तो वहाँ पे स्टार्ट हुआ, और वो स्टार्ट होने के बाद उसका एक्सटेंशन कहाँ मिला देखने को? भारत में। अब देखिए भारत की थोड़ी कहानी बताते हैं आपको। भारत में ये जो डुप्ले था, उस समय का गवर्नर कौन था? डुप्ले था। फ्रांस का गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। डुप्ले कर्नाटक के नवाब को बोल देता है कि भाई साहब आप देखिए यहाँ लड़ाई झगड़ा मत होने दीजिएगा, ठीक है ना, आराम से हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे। कर्नाटक का नवाब भी बोलता है ठीक है, ओके। लेकिन उसी बीच 1745 में, कब? 1740 में युद्ध वहाँ स्टार्ट हो गया, लेकिन भारत में 1745 में अंग्रेज अधिकारी द्वारा फ्रांस के कुछ नेवल शिप को पर अटैक किया जाता है और उसे कब्जे में ले लिया जाता है। और यही जो कहानी होती है ना, यही जो घटना होता है, वो यहाँ पर एक तत्कालिक इमीडिएट काउज बन जाता है फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में लड़ाई का। यही क्या हो जाता है? फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में लड़ाई का एक तत्कालिक कारण बन जाता है, ठीक है। मेन तो रीजन है ऑस्ट्रियन बार ऑफ सक्सेशन, लेकिन इमीडिएट काउज अगर पूछे तो नेवल बोट लूटेड बाय ब्रिटिश, ये था कारण इमीडिएट काउज। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंच और ब्रिटिश की लड़ाई होती है, लेकिन बैकग्राउंड में रोल प्ले करते हैं इंडियन अर्थात कर्नाटक। लेकिन बाद में ये फ्रेंच वर्सेज कर्नाटक हो जाता है, ब्रिटिश साइड रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये कैसे कहानी पूरी की पूरी होती है। अब ये नेवल बोट जब लूटा गया तो अंग्रेज पहुँचते हैं कर्नाटक के नवाब के पास, यहाँ नवाब बैठा हुआ है। पहुँचते हैं कि देखो सर ऐसा ऐसा काम हो गया, सॉरी अंग्रेज तो लूटा ही था। फ्रेंच पहुँचते हैं कर्नाटक के नवाब के पास कि सर देखिए हमारा कुछ शिप को अंग्रेजी लोग लूट लिया है, तो आप हर्जाना भरवाइए और उसको बोलिए मेरा शिप लौटा दे। कर्नाटक का नवाब बोलता है भाई देखो ये तुम लोग का इंटरनल मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो क्या करता है नहीं करता, तुम क्या करते हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ डिनाई कर देता है। अब ये डिनाई करता है तो भाई फ्रांस का गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। डुप्ले एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और योग्य व्यक्ति था, साम्राज्यवादी नीति वाला, साम्राज्य फैलाने वाला नीति। उसको ये बर्दाश्त कहाँ से होना है? उसको ये बर्दाश्त होता ही नहीं है। और नहीं होने के कारण वो क्या करता है कि 1746 में, कब? 1746 में मॉरिशस, भारत के पास में, इधर आप जानते हैं कि ये मॉरिशस द्वीप है, मॉरिशस में उसका फ्रांस का एक गवर्नर का कंट्रोल वहाँ भी होता है। तो फ्रांसीसी गवर्नर एक होता है मॉरिशस में, उस फ्रांसीसी गवर्नर को बुलाता है भारत कि सर आप आओ और आप हमारी मदद करो। और उस फ्रांसीसी गवर्नर के मदद से भारत का ये जो अंग्रेजों के कंट्रोल में मद्रास चेन्नई वाला एरिया था, उस एरिया को क्या करता है? फ्रांस कवर कर लेता है, अर्थात डुप्ले इसको कंट्रोल में ले लेता है, इस पर अटैक करके इसको कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब अभी तक ये चल रहा है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। अब देखिए अब किस तरीके से कर्नाटक के नवाब इसमें आएंगे, देखिएगा। यहाँ पे कंट्रोल में ले लेता है, लेकिन जो यहाँ मॉरिशस का जो गवर्नर था उसे बस यही लगा था कि भाई इसे जीतेंगे, दबाव बनाएंगे और बाद में छोड़ दिया जाएगा। और कुछ एक सोर्स में यह भी कहा जाता है कि जो मॉरिशस का गवर्नर था वो कुछ घूस लेकर के वहाँ से अपने आप को साइड कर लिया और अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया था मद्रास पर। इसका मतलब देखिए फिर से इस क्रम को समझिए। सबसे पहले अंग्रेज नेवी जो है वो फ्रांस के कुछ नेवल बोट को लूट लेते हैं। लूटने के बाद फ्रांसीसी लोग पहुंचते हैं कर्नाटक के नवाब के पास कि हमारी रक्षा करो, हमें आप कुछ बताओ, देखो ये गलत कर रहा है। फ्रांस के नवाब डिनाई कर देते हैं। तब मॉरिशस के गवर्नर के साथ मिलकर के डुप्ले जो है वो मद्रास पर कब्जा कर लेता है।
लेकिन कुछ एक सोर्स में कहा जाता है कि मॉरिशस के गवर्नर घूस लेकर के मद्रास से अपने आप को साइड कर लेता है और दोबारा अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। लेकिन जैसे ही मॉरिशस का गवर्नर यहाँ से निकलता है, डुप्ले दोबारा इस पर अटैक करता है और दोबारा मद्रास को अपने कब्जे में ले लेता है, अपने कब्जे में दोबारा इसको ले लेता है। इतनी चीज़ें तो आप समझ गए। अब यहाँ पर मद्रास अपने कब्जे में ले लिया। इससे पहले डुप्ले मद्रास के नवाब को मिला था, बोला था कि भाई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होना चाहिए और जो भी चीज़ें होगी हम वापस कर देंगे। अब यहाँ पर उसका टेरिटरी, अंग्रेज का एक जगह जो है वो फ्रांसीसी कवर कर लिया। अब अंग्रेज दोबारा पहुँचता है, पहले तो फ्रांस वाला पहुँचा था उसको डिनाई कर दिया, अब अंग्रेज पहुँचता है कहाँ पे? कर्नाटक के नवाब पे। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, ये आपका मैप, एक मिनट मैप देखिएगा कहाँ गया। हाँ, इस मैप को आप देखिए, इस मैप को आप देखेंगे तो ये जो पूरी घटना हो रही है ना, ये मद्रास देखिए, ये वाला इलाका है मद्रास, पुदुचेरी थोड़ा नीचे आता है, ठीक है। तो ये पूरा घटना ये मद्रास में घटित हो रही है और ये मद्रास की जो घटना घटित हो रही है ये पूरा कर्नाटक रीजन में आता है। तो पूरा अंडर कंट्रोल रहता है किसके? कर्नाटक के नवाब के अंडर कंट्रोल रहता है, ठीक है ना। तो ये लोग बार बार कर्नाटक के नवाब के पास पहुंच रहे थे, तो अंग्रेज भी कर्नाटक के नवाब के पास पहुंच गए। अब नवाब बोला, वो जो कर्नाटक का नवाब था वो अंग्रेजों का दोस्त था, अंग्रेज उस पर पहले से ही अपना प्रभुत्व बना रखे थे और अपना जान पहचान कर रखे थे। कर्नाटक का नवाब बोला कि हम आपकी सहायता करेंगे। अंग्रेज हो गया खुश, बोला ठीक है सर आ जाओ। अब वहाँ पर अंग्रेज हो जाते हैं बैकग्राउंड में। अब आ जाती है बात फ्रेंच वर्सेस नवाब ऑफ कर्नाटका। अब इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। नवाब क्या करते हैं, बोलते हैं अच्छा हमारे टेरिटरी के अंदर फ्रांस ऐसा काम करेगा, चलो। वो 10,000 सैनिक के साथ में, 10,000 सैनिक के साथ में अंग्रेज जो है वो अपनी एक सेना भेजता है फ्रेंच पर आक्रमण के लिए। कहाँ भेजता है? फ्रेंच पर आक्रमण के लिए। वो फ्रेंच पर आक्रमण करता है कि भाई अब तो हम लड़ेंगे, अब युद्ध होगी। लेकिन फ्रेंच की मात्र 930 सेना के आसपास रहती है, मतलब 1,000 से भी कम सेना फ्रांसीसी के पास होता है और वो इनको हरा देता है। अब आप समझो, मात्र 1,000 सेना 10,000 सेना पे भारी पड़ रहा है और वो इनको क्या कर देता है? हरा देता है। वो इनको क्या करा देता है? हरा देता है। और इनको हराने के बाद फिर क्या हो जाती है? जब इनको हरा दिया तो वहां के नवाब एक तरह से हार गए और इनको हरा दिया तो फिर फ्रेंच क्या हो गया? विजय घोषित हो गया। फ्रेंच क्या हो गया? विजय घोषित हो गया। अब यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि जिस समय ये सारी घटनाएं चल रही है उस समय कर्नाटक का नवाब जो होता है वो कौन होता है? अनवरुद्दीन। उसका नाम क्या होता है? अनवरुद्दीन। क्योंकि ये नाम नेक्स्ट युद्ध में यूज होगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब होता है और अनवरुद्दीन इस युद्ध में हार जाता है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन हार जाता है। तब तक समय पहुंच जाता है कितना? 1748 का। और 1748 में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में एक संधि होती है जिसे एक्सला सैपल की संधि कहते हैं। एक्सला सैपल की संधि कहते हैं और उस संधि के अंतर्गत युद्ध विराम हो जाता है। यूरोप में भी युद्ध खत्म, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो बार ऑफ सक्सेशन था उसको भी रिजॉल्व कर लिया जाता है, तो वहां भी युद्ध खत्म। और उसी संधि के तहत भारत में भी युद्ध खत्म कर दिया जाता है। अब भारत में युद्ध खत्म कर दिया जाता है तो यहाँ पे स्थिति क्या थी? यहाँ पे स्थिति ये थी कि मद्रास जो अंग्रेजों का किला था या अंग्रेजों का गढ़ था, ठीक है ना, वो किसके कंट्रोल में आ गया था? फ्रेंच के कंट्रोल में आ गया था। तो जब संधि हुई तो क्या किया गया कि भाई मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया गया। संधि में क्या किया गया? अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया गया, ठीक है। अब इन अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया गया तो फ्रेंच को कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। एज यूजुअल अंग्रेज को कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, ना कोई घाटा हुआ ना कोई फायदा हुआ। तो ये पूरा का पूरा वार था, ये पूरा युद्ध था। अब ये तो हमने देख लिया कि युद्ध का सेशन क्या था, कब से कब था। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 1738 में जो युद्ध हुआ अनवरुद्दीन के साथ, उस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ सेंट टोमे। सेंट तोमे का युद्ध भी इसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछ दे कि सेंट तोमे का युद्ध किसके किसके साथ हुआ, तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के बीच में हुआ, जिसमें डुप्ले की जीत हो गई और कर्नाटक के नवाब हार गए। अब ये था, दीज आर ऑल अबाउट कर्नाटक फर्स्ट बार, ठीक है। पूरा देख लिया हम लोग कि
कहाँ से स्टार्ट होता है, कारण क्या होता है, बीच की क्या क्या मेन घटनाएं होती है, मद्रास पे कब्जा, फिर मद्रास छूट जाता है, फिर दोबारा फ्रांसीसियों का मद्रास पे कब्जा, फिर अंग्रेज जाते हैं नवाब के पास, नवाब द्वारा अटैक किया जाता है फ्रांस पर, लेकिन नवाब हार जाता है। ये पूरी घटनाएं होती है। उसी बीच 1948 में एक्सला सैपल की संधि हो जाती है और प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हो जाता है। ये पूरा का पूरा। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसके क्या इससे फायदा हुआ, तो इससे फायदा हुआ कि न तो अंग्रेजों को कोई फायदा हुआ और न किसको, फ्रेंच को कोई फायदा हुआ। लेकिन एक यहाँ पे कंक्लूजन, अगर कहें एक लाइन में कंक्लूजन क्या निकला, तो एक लाइन में कंक्लूजन बहुत जबरदस्त निकला कि भाई देखो, फ्रांस के मात्र 1000 से भी कम सैनिक भारतीय नवाब के 10,000 से ज्यादा सैनिक के ऊपर हावी हो गया। इसका मतलब एक बड़ा सटीक कंक्लूजन निकला कि भाई यूरोपीय सेना जो है वो भारतीय सेना से कई गुना सर्वोच्च है। यूरोपीय सेना जो है वो भारतीय सेना से कई गुना सर्वोच्च है, और अब यूरोपीय सेना का टक्कर भारतीय सेना नहीं दे सकती है। और यहाँ पर भारतीय जो एम्पायर है, भारत की जो एम्पायर, भारत के नवाब जो हैं अलग अलग जगहों के, जैसे कर्नाटक के नवाब हैं, उनकी कमजोरियां यहाँ पे सामने आ गई और ये स्पष्ट हो गया। पहले लोग समझ में नहीं आता था, पहले लगता था हो सकता है नवाब से हार जाएं, हो सकता है यूरोपीय शक्ति ज़्यादा ताकतवर हो, या हो सकता है भारतीय शक्ति ज़्यादा ताकतवर हो। लेकिन ये युद्ध पूर्ण रूप से इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भारतीय शक्ति यूरोप के प्रशिक्षित सेना के सामने नतमस्तक है। और ये पहला घटना था, ये पहली घटना थी जहां पर कोई यूरोपीय शक्ति किसी भारतीय शक्ति को हराया था। ठीक है, इसका इम्पैक्ट ये बहुत सोचने समझने में, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है कि ये ऐसा है, हार गया, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का मनोबल बड़ा बढ़ जाता है। और यहाँ पर इस युद्ध में फ्रांसीसी बहुत ही उच्चतर स्तर, उच्चतर कोटि के, और फ्रांसीसी का प्रभुत्व, प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये बहुत मजबूत स्थिति में आ गए थे, क्योंकि अंग्रेज ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं आए थे, वो अपनी टेरिटरी को लॉस किए थे। भारत में फ्रेंच मजबूत स्थिति में आ गए, लेकिन ब्रिटेन, अंग्रेज तो अपना टेरिटरी लॉस किए थे, मद्रास लॉस किया था। वो तो संधि हुई ना यूरोप में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में संधि हुई, जिसके कारण मद्रास लौटा दिया गया। लेकिन भारत में इनकी स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये कुछ कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट कर्नाटक वार था, इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल का नाम है बीपीएससी स्टडी पॉइंट। ठीक है, आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।